हेलो बच्चों, नमस्कार। जैसा कि आपको ऊपर थंबनेल में दिखा होगा कि भूकंप और सुनामी, तो आज हम पढ़ने वाले हैं भूकंप और सुनामी। इससे पहले मैंने आपदा प्रबंधन में जो है बाढ़ और सुखाड़ के बारे में जो है पढ़ रखा है। तो इस क्लास में आज हम स्पेशल जो है भूकंप के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा इसके पार्ट 2 भी आएंगे, जिसमें हम सुनामी को जो है देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि भूकंप क्या होता है एवं उस सुनामी क्या होता है। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि भूकंप क्या होता है। तो भूकंप क्या होता है कि जो हमारी पृथ्वी होती है, तो हमारी जो पृथ्वी है वो आंतरिक रूप से जो है कई प्लेटों में क्या हुई है, बटी हुई है। कई प्लेटों में क्या है, बटी है। तो जब हमारी पृथ्वी में जो है पृथ्वी के आंतरिक संरचना में होने वाला कंपन, जब किसी कारणवश पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जो है कंपन महसूस किया जाता है, तो उस कंपन को हम क्या बोलते हैं, भूकंप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भूकंप। साथ ही भूकंप एक विनाशकारी और क्या होता है, प्राकृतिक आपदा होता है। इसमें क्या होता है कि मकानों का गिरना, पुलों का गिरना, रोड या सड़कों का ढह जाना, ये आदि क्या कहलाते हैं, भूकंप कहलाते हैं। साथ ही भूकंप होने का क्या कारण है, तो हमारी पृथ्वी जो है आंतरिक रूप से कई भागों या प्लेटों में क्या है, बटी हुई है। तो जब ये प्लेटें कभी कभी आपस में जो है टकराती हैं, तो इन्हीं टकराने के कारण जो है आंतरिक संरचना में क्या महसूस होता है, कंपन। क्या महसूस होता है, कंपन। और ये कंपन जो है हमारे सबसे जो ऊपरी सतह होता है, इन ऊपरी सतह पे हम इन कंपनों को क्या करते हैं, महसूस करते हैं। क्या करते हैं, महसूस करते हैं। तो इन कंपन को ही क्या बोला जाता है, भूकंप। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भूकंप क्या होता है, तो हम बोलेंगे कि जब किसी कारणवश पृथ्वी के ऊपरी सतह पर, ये जो ऊपरी सतह है, इन ऊपरी सतहों पर जब कोई कंपन महसूस किया जाता है, तो उस कंपन को ही हम क्या बोलते हैं, भूकंप। क्या बोलते हैं, भूकंप। अब उसमें भी क्या कारण है, तो हमारी जो पृथ्वी है वो आंतरिक रूप से कई प्लेटों में क्या हुई है, बटी हुई है। और ये प्लेटें कभी आपस में एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो कभी एक दूसरे के पास आती हैं, जिस कारण क्या महसूस होता है, कंपन महसूस होता है। साथ ही अब एक बात और कि अगर आपसे पूछा जाए कि एक होता है भूकंप जहाँ से उत्पन्न होता है, उसे जो है कहा जाता है भूकेंद्र। क्या हो जाता है, भूकेंद्र। मान के चलिए ये हमारी मान के चलिए हम एक पृथ्वी का ये हमारा ऊपरी सतह है और ये हमारा आंतरिक सतह है। तो ये कोई बिंदु है जहाँ से भूकंप की क्या हुई, उत्पत्ति। और ये फिर जब उत्पत्ति हुआ तो ये जहाँ जाके टकराएगी, जैसे यहाँ मान के चलिए इस पृथ्वी के इस ऊपरी सतह पे जो है आकर जो है टकराई, तो जहाँ पे पहली बार उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है भूकेंद्र। क्या बोलते हैं, भूकेंद्र। मतलब अगर जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है, अर्थात जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है, उस स्थान को क्या कहा जाता है, भूकेंद्र। या इसी को जो है ईपी सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईपी सेंटर नहीं, सॉरी, फोकस सेंटर। क्या बोलते हैं, फोकस सेंटर। इसी को क्या बोलते हैं, फोकस सेंटर। अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, फोकस सेंटर। उसके बाद जहाँ पे पहली बार इसको महसूस किया जाता है, तो उस महसूस किए जाने वाले जगह को जो है अधिकेंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अधिकेंद्र। यह आपसे ऑब्जेक्टिव के रूप में जो है पूछा जा सकता है कि जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है तो उसे क्या बोलते हैं, भूकेंद्र बोलते हैं। और जहाँ पहली बार भूकंप को महसूस किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, अधिकेंद्र। क्या बोला जाता है, अधिकेंद्र। तो आपको ये याद रखना है कि जहाँ से पहली बार भूकंप का महसूस किया जाता है उसे अधिकेंद्र बोलते हैं। और जहाँ सबसे पहले भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या बोला जाता है, भूकेंद्र बोला जाता है। साथ ही अब एक बात और होता है कि जो भूकंपनीय ऊर्जा होती है, इसे प्रत्यास्थ या तरंग ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थ या क्या बोलते हैं, तरंग ऊर्जा। प्रत्यास्थ या इसी को क्या बोलते हैं, तरंग बोलते हैं। जो भूकंपन जो होता है इसे क्या बोला जाता है, प्रत्यास्थ या क्या बोलते हैं, तरंग। साथ ही अब ये तरंग जो है 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3। अगर आपसे पूछा जाए कि भूकंपीय तरंग कितने प्रकार की होती है, 3 होता है। जिससे हम एक होता है आपका प्राइमरी, उसके बाद एक होता है सेकेंडरी और एक होता है लॉन्ग। एक क्या होता है, लॉन्ग। प्राइमरी को ही हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक तरंग। क्या बोलते हैं, प्राथमिक तरंग। उसके बाद हो जाता है सेकेंडरी, जिसे हम द्वितीयक तरंग बोलते हैं, द्वितीयक। उसके बाद आपका हो जाता है तीसरा लॉन्ग, या इसी को जो है हम लव तरंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लव। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी खोज जो है एच.डी. लव नामक जो है किसने किया था, भूगोलवेत्ता ने इसकी जो है खोज किया था। इसलिए इसे क्या बोला जाता है, लव तरंग, प्राइमरी तरंग, द्वितीयक तरंग और लव तरंग। मतलब भूकंपीय तरंग कितने प्रकार की होती है, 3। भूकंपीय तरंग कितने प्रकार की होती है, 3 होता है। इसमें हो गया आपका P से प्राइमरी, S से सेकेंडरी और L से क्या हो गया, लॉन्ग। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और लव। प्राथमिक, द्वितीयक और क्या बोलते हैं,
लव बोलते हैं। और साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे भूकंप का अध्ययन क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि भूकंप का जो अध्ययन होता है, भूकंप का अध्ययन, ये सारे बात हम आपको जो एक एक करके जो है लिखाएंगे, अभी आपको इसको लिखना नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि भूकंप का जो अध्ययन होता है, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, तो भूकंप के अध्ययन को जो है सिस्मोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? जैसे जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो बायोलॉजी। उसी तरह से भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि भूकंप का जो मापन होता है, भूकंप का मापन क्या कहलाता है, तो आपको बताना कि भूकंप का जो मापन होता है वो रिएक्टर स्केल या इसी को जो है सिस्मोग्राफ भी बोलते हैं। मतलब देखा किस में जाता है, मापा जाता है रिएक्टर स्केल से, लेकिन उसको देखा जाता है सिस्मोग्राफ में। किस में जाता है? सिस्मोग्राफ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भूकंप का मापन किससे किया जाता है, तो रिएक्टर स्केल साथ ही सिस्मोग्राफ से इसका क्या किया जाता है? मापन किया जाता है। जैसे भूकंप क्या है, तो अगर आपसे भूकंप पूछा जाता है कि भूकंप क्या है, तो जैसे हम लिख सकते हैं कि भूकंप क्या है, तो आप लिख सकते हैं कि जब क्या होता है कि किसी कारणवश पृथ्वी के ऊपरी सतह पर कंपन महसूस किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? भूकंप कहते हैं। यह एक अति विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है। भूकंप की स्थिति में क्या होता है, तो भवनों का गिरना, पुल का टूटना, जमीन में दरार आ जाना जैसी घटनाएं समान रूप से क्या होते रहती है। वहीं अगर आपसे कहा जाए कि भूकंप होने के क्या कारण है, मतलब भूकंप क्या है, तो ये तो आपने समझ लिया, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि भूकंप होने के क्या कारण है, तो आप बता सकते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारी क्या है, पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है बहुत से टुकड़ों में क्या है? विभाजित है। बहुत से टुकड़ों में क्या है? विभाजित है, जिसे हम प्लेट कहते हैं, जिसे हम कहते हैं प्लेट। तथा ये प्लेटें जो है निरंतर गतिशील अवस्था में होते हैं। जब ये प्लेटें किसी कारणवश आपस में टकराते हैं तो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर कंपन महसूस किया जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है? भूकंप कहा जाता है। फिर से एक बार हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि भूकंप होने के क्या कारण है, तो पृथ्वी का आंतरिक भाग बहुत से टुकड़ों में विभाजित है, जिसे प्लेट कहा जाता है, तथा ये प्लेटें निरंतर गतिशील अवस्था में होते हैं। जब ये प्लेटें क्या होती है, आपस में जो है किसी कारणवश टकराती है, तो टकराने के कारण क्या होता है? एक कंपन महसूस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। अब है कि भूकंप केंद्र क्या है, भूकेंद्र क्या है, या भूकंप केंद्र जो है क्या है, तो पृथ्वी के अंदर स्थित वह स्थान जहां से क्या होता है कि पहली बार जो है भूकंप की उत्पत्ति होती है। भूकंप क्या होती है? उत्पत्ति होती है। तो भूकंप की जहां से उत्पत्ति होती है उस जगह को क्या कहा जाता है? भूकेंद्र कहा जाता है। वहीं जब इस भूकंप को पहली बार महसूस किया जाता है पृथ्वी के ऊपरी सतह पे, तो उसे क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र। तो ये आपसे पूछा कि भूकेंद्र क्या है, तो पृथ्वी के अंदर स्थित वह स्थान जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहा जाता है? भूकेंद्र कहा जाता है। वही अधिकेंद्र क्या है, तो भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर मतलब लंबवत, ऊर्ध्वाधर मतलब क्या होता है? लंबवत पृथ्वी के ऊपरी सतह पर स्थित वह बिंदु को अधिकेंद्र कहते हैं। अर्थात पृथ्वी के ऊपरी सतह पर जहां भूकंप सबसे पहले महसूस किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र कहते हैं। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि भूकंपीय ऊर्जा को क्या कहा जाता है, तो भूकंपीय ऊर्जा को जो है प्रत्यास्थ या क्या कहा जाता है? तरंग ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। साथ ही भूकंप का जो अध्ययन है, मतलब भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, तो सिस्मोलॉजी कहते हैं, जो भूगर्भ शास्त्र की एक शाखा है। भूगर्भ शास्त्र की एक क्या है? शाखा। अगर आपसे पूछा जाए कि भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, तो सिस्मोलॉजी कहलाता है, जो भूगर्भ की एक क्या है? भूगर्भ शास्त्र की एक शाखा है। साथ ही भूकेंद्र क्या होता है, तो जहाँ से पहली बार भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहा जाता है? भूकेंद्र कहा जाता है। और जहाँ सबसे पहले महसूस किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि भूकंपीय तरंग, तो भूकंपीय तरंग जो है 3 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं भूकंपीय तरंगों को। अब देखते हैं भूकंपीय तरंगों को। भूकंपीय तरंग जो है मुख्यतः रूप से जो है 3 प्रकार का होता है। जो भूकंपीय तरंग होती है वो कितने प्रकार की होती है? 3 तरंग की। पहला तरंग है आपका पी तरंग, उसके बाद है एस तरंग, उसके बाद है एल तरंग। इसी को जो है प्राथमिक, द्वितीयक और क्या कहते हैं? तृतीयक। तृतीयक तरंग को जो है धरातलीय तरंग करते हैं, क्योंकि ये धरातल पर चलती है। किस पे चलती है? धरातल। साथ ही द्वितीयक तरंग को जो है गौण तरंग के नाम से भी जो है जाना जाता है। साथ ही प्राथमिक तरंग को क्या कहा जाता है? प्राथमिक। इसे पी तरंग प्राइमरी वेव, एस तरंग सेकेंडरी
शॉर्टरी वेव, और एल तरंग लव या इसे लॉन्ग वेव के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस तरंग को जो है लव तरंग के नाम से जाना जाता है, तो आपको बताना है कि एल तरंग को क्या कहा जाता है, लव तरंग, क्योंकि इसकी खोज जो है एचडी नामक लव भूगोलवेत्ता ने जो है किया था। उसके बाद है पीत तरंग। तो यह पृथ्वी के जो है ऊपरी सतह पर सबसे पहले, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी तरंग जो है पृथ्वी के ऊपरी सतह पर जो है सबसे पहले जो है पहुंचती है, तो आपको बताना है कि पी तरंग क्या आता है, कि पृथ्वी के ऊपरी सतह पर जो है सबसे पहले। वहीं दूसरा जो एस तरंग है, उसके बाद यह एस तरंग, पी तरंग के बाद कौन सी तरंग आती है, तो एस तरंग आती है। सबसे पहले पी तरंग आएगा, उसके बाद एस तरंग आएंगे, उसके बाद जो है एल तरंग होता है। लेकिन ये अधिकतर बहुत ही कम जाता है, मतलब अगर ये जाता है तो ये बहुत ही खतरनाक होता है। हालांकि इसमें ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाते हैं। यह कभी कभी आने का जो है क्या रहता है, खतरा रहता है। तो यह सबसे अंत में आता है और बाद में जाता है, साथ ही अधिक समय तक रहता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी भूकंपीय तरंग जो है सबसे ज़्यादा समय तक रहता है, तो एल तरंग जो है सबसे अंत में आता है और सबसे ज़्यादा समय तक जो है रहता है। साथ ही अगर पी तरंग में देखा जाए तो इसमें जो आवृत्ति होता है, आवृत्ति की संख्या क्या होती है, अधिक। ये इसे हम क्या कहते हैं, आवृत्ति। इसे क्या बोला जाता है, आवृत्ति। देखिए इसमें क्या है, आवृत्ति की तरंग क्या है, बहुत ही क्या होता है, अधिक होता है। इसमें आवृत्ति, ये स्लोली चलता है, धीरे धीरे चलता है, और इसकी आवृत्ति की संख्या क्या होती है, बहुत ही अधिक। वहीं इसमें अगर एस तरंग में आवृत्ति देखा जाए तो ये औसत होता है, ना इससे ना कम ना ज़्यादा, ना कम ज़्यादा, ये बीच में होते हैं। उसके बाद वहीं एल तरंग में अगर आवृत्ति की संख्या देखा जाए तो इसमें आवृत्ति की संख्या बहुत ही क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, कम। इसकी आवृत्ति की संख्या मतलब भूकंप जो है कुछ इस तरह से क्या होते हैं, चलते हैं। भूकंपीय तरंग उछल उछल के ऐसे जो है, जैसे आपने मेढक को देखा होगा, तो मेढक कैसे होता है, ऐसे उछल उछल के जो है चलते हैं। उसी तरह से भूकंपीय तरंग की ये चाल है, मतलब एक बार वो नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर क्या आती है, ऊपर जाती है। उसी तरह से इसका जो नीचे ऊपर जाने का जो वेग होता है यह बहुत ही कम। जैसे ये आती है, फिर तुरंत नीचे, थोड़ा नीचे, फिर थोड़ा ऊपर, थोड़ा, मतलब ये ऐसे 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 चलती है। और ये जो है एल तरंग जो अचानक से हचाक हचाक से जो है ऊपर नीचे जो है आती है और जाती है। तो अगर आपको जैसे ये पेपर है, तो इस पेपर के नीचे अगर मान के चलिए ये पेपर है, इस पेपर के नीचे किसी चीज़ को हम हल्के हल्के से दौड़ाते हैं, तो ये पेपर जो है इस पे जो कंपन होगा वो क्या होगा, काफ़ी धीरे धीरे स्लोली होगा। लेकिन इसी पेपर के नीचे कोई चीज़ को एकदम अचानक से हम दौड़ाते हैं, तो ये क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या करेगा, उछल और कूद करेगा। ऐसे मान के चलिए ये हम अभी जो दौड़ा रहे हैं ये आपका पी तरंग हुआ, ये आपका क्या हुआ, पी तरंग, ये हुआ आपका पी तरंग। अगर अब इससे हम थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं तो ये आपका क्या हो गया, एस तरंग। उसके बाद हम ऐसे ऐसे करके गए तो ये तुम्हारा आपका क्या हो गया, एल तरंग हो गया। तो उसी को क्या कहा जाता है, आवृत्ति। उसके बाद इसमें जो तरंगधर की जो दूरी होती है, जो इसी को क्या बोलते हैं, तरंगधर, इसे क्या बोलते हैं, तरंग। ये जो दूरी होता है बहुत ही क्या होता है, कम। ये दूरी क्या है, कम। वहीं अगर इसमें देखा जाए तो इसमें औसत है, मतलब ना ज़्यादा ना क्या है, कम। उसके बाद इसमें जो तरंगधर की दूरी होती है वो काफ़ी अधिक है, वो काफ़ी क्या है, अधिक। इसमें तरंगधर की दूरी क्या होती है, काफ़ी अधिक। तो एल तरंग में तरंगधर की दूरी अधिक होती है और पी तरंग में तरंगधर की दूरी कम होती है। वहीं इसमें आवृत्ति की संख्या अधिक होती है, मतलब कंपन करने की जो दर होता है वो अधिक होता है, और इसमें कंपन करने की दर कम होता है। लेकिन इसमें जो तरंगधर की दूरी होती है वो काफ़ी क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्या होती है, ज़्यादा होती है। वहीं इसमें आयाम की जो ऊंचाई होती है वो कम होती है। इसे एक तरंगधर, ये तरंगधर के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है, आयाम। इसे क्या बोलता है, आयाम। इसे क्या बोलते हैं, आयाम। तो तरंगधर की जो ये ऊंचाई है ये, इसे बोलते हैं तरंगधर। इसे क्या बोलते हैं, तरंगधर। इसे क्या बोलते हैं, तरंग, आयाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयाम। इस दूरी को क्या बोलते हैं, आयाम। इस दूरी को क्या बोलते हैं, आयाम। इस दूरी को आयाम। तो इसमें देखिए ये दूरी बहुत ही क्या है, कम। दूरी बहुत ही क्या है, कम। ऊंचाई बहुत ही क्या है, कम। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो इसमें ऊंचाई इसकी बहुत क्या है, ज़्यादा। इसमें क्या है, इसकी तुलना में इसकी ऊंचाई क्या है, ज़्यादा। और इसमें जो है ना बीच में इनमें क्या है, ना कम है और ना ही क्या है, इससे भी अधिक है, मतलब इन दोनों के बीच में रहता है। इसलिए वजह इसको औसत। इसमें आयाम की ऊंचाई औसत होती है, मतलब सारे चीज़ में क्या होते हैं, औसत मात्रा में होते हैं। और इनमें जो है आवृत्ति आपका कम है लेकिन तरंगधर की दूरी अधिक है, और इसमें आयाम जो है, ऊंचाई जो है वो काफ़ी अधिक। आयाम मतलब ऊंचाई, इसके जो ऊंचाई होती है वो काफ़ी क्या होती है, अधिक होती है। जैसे मान के चलिए पी तरंग है, ये पी तरंग जा रही है, पी तरंग जा रही। वहीं अब ये एस तरंग जा रही है, एस तरंग। अब ये कौन सा तरंग है, तो ये आपका जा रहा है एल तरंग। आपका कौन सा जा रहा है, एल
तरंग, इस तरह से जो है एल तरंग क्या होती है, चलती है। मतलब ये एक बार हचाक से नीचे, फिर हचाक से ऊपर, हचाक से नीचे, हचाक से ऊपर आता। उसके बाद इसमें जो पी तरंग में जो स्पीड होता है ये 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड से जो है 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, मतलब इसकी स्पीड जो है ज़्यादा होती है। वहीं अगर एस तरंग का स्पीड देखा जाए तो इसका मतलब 1 सेकेंड में ये लगभग 6 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। तो जो ज़्यादा स्पीड से चलेगी वो ऑटोमेटिक है कि वो जो है जल्दी पहुंचेगी किसी भी क्षेत्र। जैसे हम मान के चलिए मेरी स्पीड जो है 120 किलोमीटर, आपका स्पीड जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा किसी भी जगह पे, तो हम पहुंचेंगे। उसी तरह से पी तरंग की स्पीड जो है काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए ये सबसे पहले क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है। वहीं अगर एस तरंग की देखी जाए तो इसकी जो दूरी होती है, स्पीड होती है, चाल होता है, इसका जो है 3.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में यह जो है 3.5 किलोमीटर की दूरी को क्या कर सकता है, तय कर सकता है। वहीं अगर एल तरंग देखा जाए तो इसकी दूरी जो है 1.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, 1.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में यह लगभग जो है 1.5 किलोमीटर की दूरी को क्या कर सकता है, तय कर सकता है। वहीं सबसे क्षति के बारे में मतलब नुकसान देखा जाए तो पी तरंग में सबसे कम नुकसान होता है, वहीं एस तरंग में भी उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। सबसे ज़्यादा नुकसानदायक जो तरंग होता है, जिसने देखा होगा कि आपने जो है कभी कभी बिल्डिंगें, सड़कें में दरार आ जाती है, रोडें फट जाती हैं, पोल पुलिया सारे चीज़ क्या हो जाते हैं, कभी कभी नष्ट और तबाह हो जाता है। यह ज़्यादातर जो है पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो उसमें जहाँ घर द्वार रोड यहाँ आदि में दरार आ जाता है तो समझ जाए कि वहाँ कौन सा तरंग आया होगा, एल तरंग जो है आया होगा। तो पी तरंग में क्षति सबसे कम होता है, एस तरंग में औसत होता है, और जो एल तरंग होते हैं इसमें क्षति क्या होता है, अधिक होता है। वहीं पी तरंग जो है ठोस, द्रव, गैस, जो पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है उनमें ठोस में, द्रव में और गैस तीनों में ये चल सकती है। वहीं एस तरंग जो है सिर्फ और सिर्फ ठोस में चल सकती है, यह द्रव में नहीं चल सकता। मतलब अगर देखा जाए तो सुनामी में जो है ये पी आ सकता है, एल आ सकता है, पर ई जो है आपका एस नहीं आएगा। उसी तरह से एल तरंग जो है सिर्फ धरातल पे चल सकता है, मतलब ये धरातल पे एकदम धरातल मतलब पृथ्वी का जो ऊपरी सतह होता है उसके निकट जो है चल सकता है। इसलिए जो है इसे प्राथमिक तरंग, इसको जो है द्वितीयक तरंग, इसे क्या कहा जाता है, धरातलीय तरंग। अगर आपसे पूछा जाए किस तरंग को धरातलीय तरंग कहा जाता है तो एस तरंग को कहा जाता है। सबसे पहले कौन पहुंचता है, पी तरंग, सबसे बाद में कौन आता है, एल तरंग। इसकी आवृत्ति संख्या जो अधिक, आवृत्ति मतलब संख्या अधिक होता है, इसकी आवृत्ति मतलब संख्या औसत होता है, इसकी आवृत्ति संख्या मतलब कम होता है। इसमें तरंगदैर्घ्य मतलब दूरी इसका कम होता है, इसका दूरी औसत होता है और इसका दूरी क्या होता है, अधिक होता है। इसमें ऊंचाई कम होता है, इसमें ऊंचाई औसत होता है, इसमें ऊंचाई क्या होता है, अधिक होता है। इसमें स्पीड जो है, इसका स्पीड ज़्यादा होता है, इसलिए सबसे पहले पहुँचता है। 6 किलोमीटर प्रति से 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। इसका स्पीड लगभग 1.5 किलोमीटर प्रति क्या होता है, सेकेंड होता है, इसलिए ये सबसे बाद में जाता है, लेकिन ये खतरनाक होता है। उसके बाद इसमें क्षति सबसे कम होता है और इसमें क्षति सबसे क्या होता है, अधिक होता है। ये ठोस, द्रव, गैस तीनों में चल सकता है। ये सिर्फ अगर आपसे पूछा है कौन सी तरंग जो है द्रव में नहीं चल सकती है तो एस तरंग जो है द्रव में नहीं चल सकता। वहीं एल तरंग जो है यह धरातलीय होता है, क्या होता है, धरातलीय होता है। अब आपके सामने है भूकंप का मापन की। भूकंप का मापन के लिए जो है किस स्केल या किस पैमाने का जो है प्रयोग करते हैं, तो भूकंप जिन संवेदनशील यंत्रों द्वारा भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है उसे भूकंप लेखी या उसे जो है सिस्मोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ। इस सिस्मोग्राफ के जो है 3 स्केल हैं। भूकंप का जो मापन होता है सिस्मोग्राफ से किया जाता है, पर इसी सिस्मोग्राफ में जो है 3 स्केल होते हैं। स्केल मतलब आपने देखा होगा इन जैसे हमने हमारे कंपास बॉक्स में रहता है, उसी तरह से भूकंप को मापने के लिए क्या होता है, स्केल होते हैं। 3 स्केल होते हैं, जिसमें एक है आपका रॉकी फेरल स्केल, उसके बाद है मर्केली स्केल और उसके बाद है रिएक्टर। लेकिन इन तीनों में से सबसे ज़्यादा जो फेमस है, मतलब सबसे जो अच्छा स्केल माना जाता है, जो भूकंप की शुद्धता एकदम अच्छे से या ठीक तरीके से मापता है, उसे कहा जाता है रिएक्टर स्केल, जो काफ़ी क्या है, प्रसिद्ध है भूकंप मापन के लिए। रिएक्टर स्केल, रिएक्टर स्केल आप देखते हैं, रिएक्टर स्केल की जो खोज है, इसकी खोज जो है अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिएक्ट ने किया था, चार्ल्स रिएक्ट ने। इसीलिए इसके नाम पे, जो इनके नाम पे इसका क्या नाम रखा गया, रिएक्टर स्केल, जो काफ़ी प्रसिद्ध है। उसके बाद इसकी खोज सन 1935 में, सन
1935 में जो है किया गया था। तो अगर आपसे पूछा था कि भूकंप का मापन किससे किया जाता है, अगर आपके ऑप्शन में सिस्मोग्राफ रहता है तो आप सिस्मोग्राफ को भी जो है लगा सकते हैं। साथ ही अगर आपके ऑप्शन में रिएक्टर स्केल ज़्यादातर रहता है तो आप क्या लगाते हैं, रिएक्टर स्केल। लेकिन अगर मान के चलिए सिस्मोग्राफ या रिएक्टर स्केल दोनों में से कोई एक भी ना दिया रहे और इन दोनों में से कोई एक दिया रहे तो आप इसको भी ऑप्शन में क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं कि रॉकी फेरल स्केल से भी भूकंप का मापन किया जाता है और मर्केली स्केल से भी क्या किया जाता है, भूकंप का मापन किया जाता है। सिर्फ रिएक्टर स्केल ही नहीं याद रखना है आपको, मर्केली स्केल, रॉकी फेरल स्केल और रिएक्टर स्केल, साथ ही सिस्मोग्राफ, इन सभी से क्या किया जाता है, भूकंप का मापन किया जाता है। आप सिस्मोग्राफ भी बोल सकते हैं या उसके जगह पर रिएक्टर स्केल भी बोल सकते हैं। सिस्मोग्राफ ये ग्राफ है उसमें जिसमें इसको देखा जाता है और मापा जाता है किससे, तो इन 3 स्केलों से जो है मापे जाते हैं। इसके 3 स्केल हैं, रॉकी फेरल, मर्केली स्केल और रिएक्टर स्केल। वहीं रिएक्टर स्केल की खोज कब हुआ था, तो 1935 में। और किसने किया था, तो चार्ल्स रिएक्ट ने इसकी क्या किया थी, खोज की थी। अब इसमें क्या है कि रिएक्टर स्केल में जो है, रिएक्टर जो स्केल होते हैं उनमें जो है अंकों का जो पैमाना होता है, जैसे आपने इंच में देखा होगा कि इंच में जो है 1 से लेकर जो है, जो आपके कंपास बॉक्स में जो इंच होता है उसमें जो है 1 से लेकर जो है 15 तक का क्या होता है, पैमाना होता है। उसी तरह से रिएक्टर स्केल में जो है 0 से लेकर 9 तक का क्या होता है, पैमाना होता है। मतलब उसके अंकों को हम कैसे माप सकते हैं, तो 0 से 9 तक में जो है इसको मापा जाता है। वहीं एक रिएक्टर पैमाने बढ़ने पर जो है भूकंप की तीव्रता जो है 10 गुना बढ़ जाती है। 10 गुना क्या हो जाती है, मतलब वो 10 गुना ज़्यादा तबाही जो है ला सकती है। मगर आप मान के चलिए आपने रिएक्टर स्केल पे जो है मान के चलिए कि अभी आपने 5 पैमाने का भूकंप जो है मापा, तो जो 5 पैमाने के भूकंप में जो स्पीड होगा, अगर वहीं दूसरे क्षण आपका भूकंप का जो पैमाना है वो 6 पैमाना हो जाता है, तो 5 पैमाने का जो भूकंप होगा और जो 6 पैमाने का भूकंप होगा वो इसकी तुलना में जो है 10 गुना अधिक शक्तिशाली और पावरफुल होगा, जो विनाशकारी साबित हो सकता है। वहीं 6 रिएक्टर तक का भूकंप सामान्यतः जो है महसूस नहीं होता है। अगर 6 रिएक्टर तक का भूकंप है तो वो कंपन हम मनुष्य जो है महसूस नहीं कर सकते। हालांकि पालतू कुछ जानवर होते हैं जैसे कुत्ते होते हैं, ये सब जो है या जो पशु जैसे अगर गाय होते हैं या भैंस होते हैं या बैल होते हैं या कुत्ते होते हैं, इन्हें यह महसूस हो जाता है, लेकिन इसका महसूस मनुष्य जो है नहीं कर सकता। वहीं अगर 6 से 7 रिएक्टर का भूकंप महसूस तो होता है, हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन यह विनाशकारी जो है नहीं होता है। 6 से 7 रिएक्टर का जो भूकंप होता है महसूस तो होता है, लेकिन यह विनाशकारी नहीं होता। वहीं 7 से जो 8 रिएक्टर का भूकंप होता है वह विनाशकारी होता है। कैसा होता है, विनाशकारी होता है। वहीं 8 से अधिक जो है अति विनाशकारी होता है। अगर आपसे पूछा जाए कितने पैमाने तक का जो भूकंप होता है वो विनाशकारी होता है, तो 6 से 8 तक का जो 7 से जो 8 तक का जो पैमाना होता है वो विनाशकारी होता है। वहीं अधिक अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक विनाशकारी भूकंप कौन सा होता है, तो 8 से अधिक पैमाने का जो भूकंप होता है वो अति क्या होता है, विनाशकारी साबित होता है। तो धन्यवाद, आज का क्लास हमारा यहीं तक रहेगा। इसके अगले वीडियो में जो है इन भूकंप के सारे टॉपिक को जो है हम पूर्णतः समाप्त कर देंगे। इसका एक और छोटा सा और वीडियो जो है आपके सामने आएगा, जिसमें भूकंप और साथ ही उसमें सुनामी क्या होता है कि समुद्र में आने, जैसे पृथ्वी के सतह पर आने वाला जो भूकंप होता है उसे भूकंप कहा जाता है, लेकिन वहीं अगर वह चीज़ जो है समुद्र में उड़ता है तो उसे क्या कहा जाता है, सुनामी कहा जाता है। तो इन सारे बातों को हम अगले वीडियो में देखेंगे, अगले क्लास में देखेंगे। धन्यवाद। आशा करता हूं कि यह क्लास आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो इसे एक लाइक और एक कमेंट और साथ ही एक शेयर जो है ज़रूर करें।